हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेसेस का कंसेप्ट सीखा था उसी पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स का लेवल काफ़ी अच्छा है। सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनमें हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन द कन्वेंशनल एग्जाम्स। ऑफ कोर्स आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, इसकी श्योरिटी आप या मैं भी नहीं दे सकते, इसीलिए चांसेस होंगे आने के। और हम लोगों को यहाँ पर ऑफ कोर्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट एक बार तो जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। आप लोग पढ़ सकते हो इजीली क्वेश्चन को। An inclined rectangular sluice gate AB, अच्छा AB यहां पर नाम होगा इस पर्टिकुलर गेट का, मैं मान लेता हूं नाम एज AB। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट is 1.2 meter by 5 meter as shown in figure is installed to control the discharge of water। ठीक है, तो इस तरह यहां पर पानी दिख रहा है, इसका डिस्चार्ज कंट्रोल करने के लिए आपने यहां पर ये गेट दिया गया है। आगे बोल रहा है द एंड ए इज हिंज्ड, डिटरमाइन द फोर्स नॉर्मल टू द गेट अप्लाइड एट बी टू ओपन इट। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर बी पॉइंट दिख रहा है, इस बी पॉइंट पे यहां पर हम लोग को इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना होगा ओपन करने के लिए। तो कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए, मुझे यही आपको पूछ रहा है। आप लोग यहां पर ये तो समझ सकते हैं, देखिए ये तो हो गया आपका अप्लाइड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये तो हो गया आपका अप्लाइड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो इसको मैं लिख देता हूं अप्लाइड फोर्स FA, और यही मेरे को आपको पूछ रहा है वो। लेकिन आप ये भी जानते हो कि इस पर्टिकुलर गेट पर एक्ट करेगा एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द वाटर फिल्ड इन द टैंक। सो इस पर्टिकुलर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को मैं लिख देता हूं FH। अब ये कहां एक्ट करेगा, तो ये आप लोग जानते हो ये कहां एक्ट करता है, तो ये एक्ट करता है एट द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां अगर एक्ट कर रहा है तो ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को मैं क्या बोल देता हूं, एज HCP। ठीक है, तो इसको आप HCP लिख देते हो, जहां पर भी आपका ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। बट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा आपको ये निकालना है, और आपको यहां पर ये भी निकालना है कि भैया ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। और अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मुझे यहां पर ये हिंज के अबाउट रोटेशन को भी अवॉइड करना है और नेट मोमेंट की वैल्यू 0 करनी होगी। तो ऑफ कोर्स ये सभी कुछ करना है, किस तरह से करना है आई होप अभी तक समझ में नहीं आया होगा 100%। लेकिन चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हिंज के अबाउट रोटेशन अवॉइड करना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि इस हिंज के अबाउट नेट मोमेंट को 0 करना चाहिए। और अगर नेट मोमेंट को 0 करना है तो जो भी फोर्सेस इस पर्टिकुलर गेट पर एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस की वैल्यूज, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, दोनों की वैल्यूज और साथ ही साथ इनके एक्शन का जो डिस्टेंस है वो निकालना होगा हमें टू कैलकुलेट द मोमेंट। तो सबसे पहले तो यहां पर ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो, दैट FH विल बी इक्वल्स टू रो जी एच बार इनटू एरिया। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन अब H बार की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो देखिए ये एंगल दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, और आपको ये दिया है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे को यहां पर ये बता दीजिए कि अगर ये टोटल 5 है और ये 1.2 है, देन ये डिस्टेंस कितना होगा, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री है ना, और आपको ये पता है दिस इज योर 1.2 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको ऑफ कोर्स पता है परपेंडिकुलर निकालना है, ये हाइपोटेन्यूस इंक्लाइंड डायमेंशन आपको पता है। तो आप यहां पर यूज कर लो साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, तो दिस इज योर x की वैल्यू निकालनी है पहले तो, अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 1.2 मीटर। अच्छा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 बाय √2 मीटर। ये तो हो गया आपके x की वैल्यू।
लेकिन यहां पर अब बात समझना कि मुझे एच बार की वैल्यू निकालनी है, और एच बार कहां होगा, इस एक्स के मिडल में, यस और नो। तो अगर यहां है हमारा एच बार, मान लेते इधर मेरा जी है और इधर मेरा सी है। सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर। अभी फिलहाल मैं जी निकालना चाह रहा हूं, हमारा सेंट्रॉइड निकालना चाह रहा हूं, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, और ये ऊपर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो उसको आप ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी योर एच बार, यस और नो। तो इसका मतलब मैं यहां पर एच बार लिख सकता हूं एज x/2 प्लस बाकी का बच गया ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस x, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूं एज 5 माइनस x/2। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है तो वो आपने निकाल ली है यहां पर, सो इसको लिख देते हैं एज 5 माइनस x इज 1.2 बाय रूट 2, सो ये हो जाएगा 1.2 बाय 2 रूट 2। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस विल बी योर एच बार। अब ये एच बार की वैल्यू कितनी आ जाती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर, दैट द वैल्यू ऑफ एच बार, ये एच बार की वैल्यू आ जाएगी यहां से एज 4.576, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं 4.576। सबसे पहले तो यही कैलकुलेशन करना था। अच्छा, अब मेरे को फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो जी एच बार इंटू ए। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, रो आपको पता है वाटर है, तो वाटर की लिए डेंसिटी कितनी होती है, तो दैट इज 1000। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। अच्छा, एच बार की वैल्यू कितनी है, तो ये आपको पता है 4.576। और एरिया की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है 1.2 बाय 5 मीटर। सो एरिया विल बी इक्वल्स टू 5 क्रॉस 1.2। सभी वैल्यूज मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करी है, तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेट करके टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा, एंड ये वैल्यू आ जाती है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मेरे पास एज 269.3 किलो न्यूटन। आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर ले किस तरह से करना है, मैंने आपको वो तो बता दिया है, कैलकुलेशन का काम आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो सबसे पहले आपने निकाल लिया, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि भैया मेरे को तो लाइन ऑफ एक्शन भी निकालना पड़ेगा, मोमेंट को इक्वेट करना है अगर तो अब लाइन ऑफ एक्शन निकालने के लिए मतलब क्या है कि आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लो। अब सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑफ कोर्स कुछ नीचे होगा, तो ओके फाइन, सॉरी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं एचसीपी की लाइन, तो इस पार्ट को मैं हटा देता हूं वापस से यहां पर। ये हमारा है सी और ये ऊपर था कुछ जी, ठीक है। तो अब एचसीपी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एचसीपी के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हो ऑलरेडी, क्या था फॉर्मूला, तो दैट वाज एच बार प्लस आई सी जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार। ये आप लोग बिल्कुल ऑलरेडी जानते हो। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर एच बार की वैल्यू क्या होगी। तो व्हाट इज एच बार, इधर देखिए यहां पर ये लिखा हमने, क्या आया था 4.576 प्लस आईसीजी की वैल्यू क्या होती है, बी डी क्यूब बाय 12, ये आप लोग जानते हो। बी की वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज योर 1.2 इंटू डी इज 5 क्यूब बाय 12, ये हो गया आईसीजी। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.2 इंटू एच बार की वैल्यू कितनी है यहां पर, तो चलो एच बार भी बता दो मेरे को, दैट इज 4.576। तो बस ये सारी ही वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी थी, तो एचसीपी की वैल्यू भी आपको मिल जाती है। अब एचसीपी की वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करके, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं दैट द वैल्यू ऑफ एचसीपी विल कम अप एज 4.589। ये आ जाएगा आपका एचसीपी की वैल्यू। आई होप यहां तक का तो ये पार्ट तक तो समझ में आया होगा 100%। ठीक है सर, ये तो वही काम है जो कि हम लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में करते आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को जैसा दिखा रहा है यहां पर हिंज प्रेजेंट है, तो आप लोगों को ये पता है दैट टू अवॉइड रोटेशन ऑफ गेट
टू अवॉइड रोटेशन ऑफ गेट, ये आपको ऑलरेडी पता है दैट द समीशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, मोमेंट का समीशन 0 होना चाहिए। अच्छा, समीशन ऑफ मोमेंट अगर 0 करना है तो यहां पर ये बोलो एफ एच के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये कहां से एक्ट कर रहा होगा, तो ये आप ऑलरेडी जानते हो कि ये एक्ट करेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, हमें हिंज से लेना है। तो अब हिंज से कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इस पोर्शन में से यहां पर चेक करते हैं, वापस में डायग्राम बना देता हूं इधर ही नीचे, क्योंकि आपको उधर शायद डायग्राम न समझ में आए। मान लेते हैं ये हमारा फ्री सरफेस है और ये हमारा गेट है, ठीक है। इधर था हमारा सी, इधर था हमारा जी, ठीक है। तो अब ये अगर हिंज है, ये पॉइंट ए है, मैं ये वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा था, चलो दिखा दिया मैंने यहां पर, ये पोर्शन हमारा बी है, ठीक है। तो अभी बात समझिएगा, इधर से एक्ट, ये हमारे सी पॉइंट से एक्ट करेगा हमारा ये एफ एच, यस और नो। लेकिन एफ एच का डिस्टेंस हिंज से कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं एज अवर स्मॉल एच, ठीक है। वेयर एज यहां ए से अप्लाइड फोर्स इधर है बी पर, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख देता हूं एज स्मॉल ए। अच्छा, ये बता दो व्हाट इज द लीवर आर्म फॉर योर अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के लिए लीवर आर्म होगा ये स्मॉल ए। वेयर एज अगर मैं ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लीवर आर्म पूछता हूं तो दैट इज स्मॉल एच। और हमने बोला कि यहाँ पर समीशन ऑफ मोमेंट 0 होना चाहिए, तो पक्की बात है दोनों के ही जो यहाँ पर मोमेंट्स आएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और बैलेंस हो जाना चाहिए। तो एफ एच इंटू एफ एच का यहाँ पर ये बता दो, एफ एच के लिए लीवर आर्म कितना है, तो दैट इज स्मॉल एच इज इक्वल्स टू, और अप्लाइड फोर्स के लिए लीवर आर्म कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल ए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल ए की वैल्यू तो आपको पता है, दिस इज योर स्मॉल ए, दैट इज इक्वल्स टू 1.2। तो इसको तो मैं जानता हूं ऑलरेडी, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। अब एक बात समझना, सी का टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द टॉप, सी का जो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप है उसको बोलते हैं हम लोग HCP, और HCP की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू 4.589। ये तो टोटल डेप्थ है ना। तो अभी ये बताओ कि अगर यहां C है, ये C है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा डेप्थ में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टोटल डिस्टेंस है 4.589 यहां से यहां तक का। तो अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात ध्यान से समझ रहे। देखिए मैंने क्या बोला, ये हमारा यहां से फ्री सरफेस था, फ्री सरफेस से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4.589, जो कि मैंने ये कैलकुलेट करा है। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि सर लीवर आर्म तो हिंज से कैलकुलेट किया जाना चाहिए, तो हिंज से मेरे को ये डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, लीवर आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो फोर्स अगर मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स दिस एच विल बी योर लीवर आर्म, जो मैंने लिखा है। एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले ये डिस्टेंस भी निकालना जरूरी होगा, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं एज पॉइंट डी। मेरे को ए डी लिखना पड़ेगा पहले, और मान लेते ये ए डी इधर लिख देता हूं डी वापस से। तो मुझे यहां पर ये पता है कि एच निकालने के पहले ये ए डी निकालना पड़ेगा। अब ए डी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है 1.2 मीटर है। अगर ये 1.2 है तो ये x की वैल्यू टोटल कितनी आई थी, दिस वाज योर x, है ना। x की वैल्यू कितनी आई थी, तो दैट वाज 1.2/√2। तो बाकी का बच गया डिस्टेंस, ये आपको मिल गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, यस और नो। तो अब यही डिस्टेंस निकालना, अगर AD, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो पहले, AD विल बी इक्वल्स टू h बार AD विल बी इक्वल्स टू 4.589 वापस से लिख देते हैं इसको, 4.589 माइनस ये टोटल में से आपको
ये पोर्शन हटा देना है। अब तो ये पोर्शन क्या है, हिंज के ऊपर वाला पोर्शन, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, ठीक है ना। सो x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, AD की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4.589 प्लस 5, सॉरी माइनस 5 आएगा ये, माइनस 5 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आएगी, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.2 बाय √2, ठीक है। तो दिस विल बी योर AD की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें H की वैल्यू चाहिए, और इस ट्रायंगल में अगर चेक करें तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज योर 45 डिग्री। तो आप लोग ये ऑलरेडी जानते हो कि स्मॉल h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्मॉल h विल बी इक्वल्स टू, ये था हमारा जो भी डिस्टेंस AD, लेकिन मेरे को ये स्मॉल h की वैल्यू चाहिए, तो ये आप जानते हो AD अपॉन AD इज परपेंडिकुलर h स्मॉल, this small h is your hypotenuse in this triangle is equals to sin 45 डिग्री, that is 1 by √2। सो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो that will be equals to AD into √2, ये आप लोग लिख सकते हो। अच्छा AD की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले, AD की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आती है, तो ये तो मेरे को खैर दिया नहीं है यहाँ पर अभी कैलकुलेट करके, आप लोग खुद भी कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा ये लीवर आर्म, यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये AD की वैल्यू उठाकर आप इधर पुट करो, और ये h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। मुझे यहाँ पर अप्लाइड फोर्स निकालना था, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अभी और आगे लिख देता हूँ यहाँ पर ऑलरेडी, दैट द अप्लाइड फोर्स इनटू स्मॉल a विल बी इक्वल्स टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इनटू स्मॉल h। अप्लाइड फोर्स से निकालना है मेरे को कितना अप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल a की वैल्यू मैंने कितनी लिखी, तो दैट वाज इक्वल्स टू 1.2। अच्छा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स टोटल कितना आया था कैलकुलेट करके, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज 269.3। तो इधर लिख देता हूं यहाँ पर एज 269.3 इंटू स्मॉल h। स्मॉल h की वैल्यू कितनी बोलो, तो ये यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ये स्मॉल h जो भी यहां से आपने कैलकुलेट करा होगा वो स्मॉल h यहां पर पुट कर देंगे। अच्छा स्मॉल h कितना आ जाएगा, तो दैट विल कम अप एज फाइनल एज योर 0.618, ये आ जाता है 0.618, ठीक है। कहां से, तो ये पिछले वाले में देखा आपने, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके क्या वैल्यूज आती है मैं आपको बस वो वहां तक का बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.618। आगे बढ़ते हैं, यहां से आप डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी एज 138.69 किलो न्यूटन, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन तो खत्म होता है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन शायद एक बार में आपको 100% क्लियर नहीं होता है। समझ में तो आया होगा, छोटा छोटे पार्ट में एक बार वापस से जोड़कर बताता हूं कि ये क्वेश्चन में करा क्या है आपने, फिर से वापस से समझिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने यहाँ पर इवन अगर मैं YouTube पे दे रहा हूं, तो YouTube पे इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्टली पब्लिक में सॉल्व करवाने में बहुत हिम्मत चाहिए। जानता हूं समझ में कम आता है बहुत बच्चों को इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आ जाए। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते एक बार और वापस से इस क्वेश्चन को समझने की। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो आई होप आपको अभी तक का क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना था कि इस डायरेक्शन में कितना अप्लाइड फोर्स लगाना चाहिए, ओपन करना है, और ये आप जानते हो कि इधर से लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू टोटल कितनी होगी, आपने ये कैलकुलेट करा, उसके लिए आपने क्या करा, h बार की पहले वैल्यू निकाली। h बार कहां होगा, तो CG ऑफ दिस पर्टिकुलर गेट पर होगा, ठीक है। तो हमें ये पता था ये डिस्टेंस 1.2 है, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने x लिख दिया, और x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू तो पता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि जो CG होगा यहां से नीचे से x/2 ऊपर होगा, यहां से x/2 ऊपर होगा। टोटल डिस्टेंस पता है 5 है, तो 5 माइनस x/2 विल बी और h बार। h बार की वैल्यू आ गई 4.576, ठीक है। यहां तक का आई होप वापस से अभी तक आपको समझ में आया होगा पक्का। अच्छा h बार की वैल्यू आ गई, तो रो g इंटू h बार इंटू a, ये फॉर्मूला लगा के आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की टोटल वैल्यू मिल गई थी। इसके बाद आपने क्या करा, FH की वैल्यू आपको टोटल पता थी, आपने अब निकाली HCP। अब HCP क्यों निकाला, क्योंकि आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए था।
तो HCP निकालने के लिए फॉर्मूला वही वाला यूज करा है, बस वैल्यूज पुट करी तो आपकी HCP की वैल्यू आ गई। लेकिन HCP होता क्या है, तो HCP इज नथिंग बट दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। हमें क्या करना है, इधर से एक्ट करेगा आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, आपको यहां पर सिर्फ लीवर आर्म कैलकुलेट करना था। तो आप क्या करोगे, यहां से ये जो पर्टिकुलर आपका डायग्राम था, डायग्राम वापस ले आते हैं। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर FH एक्ट कर रहा है, FH के लिए लीवर आर्म क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वापस से देखिए इधर डायग्राम में मैंने बनाया, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसी को मैंने यहां पर H लिख दिया है। FH चेक कर रहा है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया हिंज से कितना है, H डिस्टेंस है। तो अगर मैं मोमेंट को इक्वेट करता हूं, दोनों को समीशन ऑफ मोमेंट 0 करता हूं, तो FH के साथ लीवर आर्म कितना है, स्मॉल h। वेयर एज अप्लाई किया गया फोर्स इधर एक्ट कर रहा है B पर एक्ट कर रहा है, तो B से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस टोटल है लीवर आर्म का हिंज से। तो 1.2 मीटर का आपने यहां पर स्मॉल a लिख दिया है। अब बस स्मॉल h निकालना बाकी था, तो स्मॉल h निकालने के लिए ये सारी कैलकुलेशन हमने की हैं। ठीक है, स्मॉल h आ गया तो आप इजीली इक्वेट कर देंगे दोनों ही मोमेंट्स को और यहां से fa की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट कर लोगे एंड दिस विल बी योर टोटल आंसर। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कौन सी एग्जाम में आएगा, आपको मिलेगा भी कि नहीं कोई एग्जाम में, हो सकता है कोई कन्वेंशनल एग्जाम में पूछ लिया जाए। हम लोग को तैयार तो रहना चाहिए ऐसे एग्जाम्स के, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों ने देख तो लिया ही है यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बोलूंगा कि चलिए इस क्वेश्चन को पढ़े आराम से। आई होप क्वेश्चन पढ़ तो पा ही रहे होंगे आप लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ 6 मीटर क्रॉस 2 मीटर रेक्टेंगुलर गेट इज हिंज्ड एट द बेस। ये यहां पर बेस पर हिंज्ड है। रेक्टेंगुलर गेट है, 6/2 का गेट है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है द अपर एंड ऑफ द गेट इज केप्ट इन पोजिशन बाय अ वेट ऑफ 60 किलोन्यूटन। ये जो पर्टिकुलर वेट दिख रहा है इसकी वेट कितनी है, वैल्यू 60 किलोन्यूटन का वेट है टोटल। आगे बोल रहा है ये 90 डिग्री पे है, तो एक बात समझिएगा, ये अगर 60 किलोन्यूटन का है तो यहाँ पर टेंशन कितनी आएगी, 60 किलोन्यूटन की, श्योर है। इधर टेंशन कितनी आएगी, 60 किलोन्यूटन की, मतलब ये जो पर्टिकुलर गेट है इस पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा 60 किलोन्यूटन का फोर्स। अच्छा अगर ये फोर्स ही एक्ट कर रहा होता तो क्या हो जाता, ये गेट ऐसा सीधे खड़े हो जाता, पक्की बात है। लेकिन इस पर इस डायरेक्शन में एक जो फोर्स लग रहा है 60 किलोन्यूटन का, उसके अलावा ये जो वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर भी क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। और अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो फोर्स इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और वही फोर्स कितना रिक्वायर्ड है यही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ये काम करता हूं मैं, इधर मैं मान लेता हूं कि इधर एक्ट कर रहा होगा हमारा FH, और FH क्या है, तो दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। कितने डेप्थ पर एक्ट करता है, तो ये डेप्थ आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल टू HCP। ये डेप्थ आप लोगों को पता है। अच्छा ये मेरे को पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर पूछ रहा है। लेवल ऑफ वाटर मैं मान लेता हूं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं दैट द टोटल लेवल ऑफ वाटर इज एट अ डेप्थ ऑफ स्मॉल h फ्रॉम द बॉटम। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, स्मॉल h है, तो ये स्मॉल h ही आपको निकालना है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें इस हिंज के अबाउट मोमेंट्स को जीरो करना है। एक इक्वेशन मिलेगी और उसी से बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेशन पूरी करनी होगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले FH की वैल्यू निकाल लेते हैं। FH के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हो, दैट इज इक्वल टू रो g इंटू h बार इंटू एरिया। डेंसिटी की वैल्यू पता है, वाटर है 1000, g की वैल्यू पता है 9.81 है, h बार की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हमें वो वाला पोर्शन लेना है गेट का जो कि पानी के कांटेक्ट में है, और पानी के कांटेक्ट में कितनी डेप्थ है, टोटल h डेप्थ है। h बार कहाँ होगा, पक्की बात है यहाँ कहीं, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h/2। ठीक है, तो दिस इज g एंड दिस पॉइंट इज c। ठीक है, तो g का टोटल डेप्थ कितना हो गया, h/2। तो मैं h की वैल्यू ही निकालनी है, इसलिए मैं यहाँ पर h को वेरिएबल के तौर पे लिख देता हूं। h बार की वैल्यू h/2 हो गया।
एरिया की वैल्यू कितनी होगी, तो वो पोर्शन पे ही फोर्स लगता है जो पोर्शन हमारे फ्लूइड के कांटेक्ट में है। तो अभी मेरे को ये बता, फ्लूइड के कांटेक्ट में कौन सा पोर्शन है, सिर्फ ये वाला एक्चुअली, है ना। तो अब ये लेंथ मेरे को निकालनी पड़ेगी कि ये टोटल लेंथ कितनी है ना। इसको मैं लिख देता हूं स्मॉल एल। अब स्मॉल एल निकालना है, लेकिन आप लोगों को ये पता है यहां पर कि ये जो पर्टिकुलर इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, ये एल निकालना था हम लोगों को। ये आपको पता है वर्टिकल डिस्टेंस टोटल कितना है, स्मॉल एच निकालना, वो बात सही है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना देता हूं तो देखिए ये इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है। ये हो गया स्मॉल एच, ये आपको एंगल पता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये आपने लिख दिया है एज स्मॉल एल। स्मॉल एल निकालना है एच के रिस्पेक्ट में। तो देखिए परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो साइन 60 डिग्री आप लिख सकते हो एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल एच, हाइपोटेनियस क्या है, एल। तो व्हाट विल बी एल, एल विल बी इक्वल्स टू एच बाय साइन 60, एच बाय साइन 60। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो, दैट इज √3/2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2h बाय √3। ये हो गया एल की वैल्यू। एल वो लेंथ है जो कि गेट की कांटेक्ट में होगी वाटर के। तो टोटल जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल इनटू, इसकी विड्थ कितनी है, 2 मीटर की, ठीक है। सो एल की वैल्यू भी चलिए इधर पुट कर देता हूं, तो एफ एच की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9810 इंटू एच बाय 2 इंटू एल की वैल्यू पुट कर दे 2h बाय √3 इंटू 2। सो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम अप एज 9810 इंटू 4, इधर से एक 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा इंटू 2 बाय √3 और साथ में h²। देखिए मुझे h की वैल्यू निकालनी है और अभी मेरे पास अननोन एक ही बच्चा है सिर्फ। तो ऑफ कोर्स ये h की वैल्यू तो आप निकाल पाओगे, लेकिन कैसे कर पाओगे वो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। fh की वैल्यू तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हिम्मत चाहिए क्वेश्चन करने की इस तरह के। अब वो हिम्मत अपने आप शायद ना आए, इसीलिए मैं आप लोगों को एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर करवा रहा हूं। चलिए देखते हैं, डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी कठिन हो, आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ये जितना भी इतने अच्छे हाई लेवल के भी क्वेश्चंस है वो भी इजीली आपसे बनने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एफएच की वैल्यू तो हो गई है, एचसीपी की वैल्यू चेक करनी है मेरे को। अब एचसीपी की वैल्यू कैसे निकाले, तो उसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एच बार, क्या था फॉर्मूला, एच बार प्लस ICG इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h बार इंटू ए। अच्छा, h बार की वैल्यू कितनी आई, h/2 है, प्लस ICG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD³/12। B की वैल्यू पता है 2 मीटर है, D की वैल्यू बताओ, लेंथ हो जाएगी वो, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 2h/√3 ³/12 इज योर ICG। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री इस तरह से लिख देता हूं। अच्छा, डिवाइडेड बाय, पूरे पे डिवाइड नहीं करना है हम लोगों को, है ना। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ वापस से, पूरे पे डिवाइड नहीं करना था हम लोगों को। डिवाइडेड बाय एच बार, एच बार की वैल्यू h/2 इंटू एरिया। एरिया कितना है कॉन्टेक्ट में, तो ये एरिया लिखा है आपने 2h/√3 इंटू 2, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, ये वाली टर्म में देखना, ऊपर दिख रहा है h का क्यूब, ये h है, h का क्यूब आएगा न्यूमरेटर में, और जबकि डिनोमिनेटर में देखोगे h इंटू एच, दैट इज h² हो जाएगा। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है उसमें एक h की टर्म मिलेगी, h की पावर 1 की टर्म। ऑलरेडी बाहर h/2 ऐड किया गया है, दोनों को सम करके जो HCP की वैल्यू है वो कुछ h के टर्म्स में आ जाएगी, एंड दिस वैल्यू विल कम अप एज, क्या आती है चलिए वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, एंड दिस HCP will come up as
ये आ जाता है 0.667H। कैलकुलेट आप लोग कर ले, किस तरह से करना है वो तो मैंने आप लोग को बता दिया, बट ये हो गया आपका HCP की वैल्यू। आपको क्या चाहिए था कि कहाँ एक्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स मुझे यहां पर ये पता है कि इधर एक्ट कर रहा है ये FH, और ये डिस्टेंस पता है HCP के तौर पे है, लेकिन हिंज इधर है। तो अब ये बता दो ये डिस्टेंस कितना, दिस विल बी इक्वल्स टू H माइनस HCP, है ना। अब देखेंगे यहां पर ये है हमारा C, ये है C, और ये डिस्टेंस आपको पता है दिस इज इक्वल्स टू H माइनस HCP, ठीक है। हिंज इधर है, हिंज इधर है, तो मेरे को ये बताओ कि ये डिस्टेंस निकालना होगा, एंड दिस विल बी योर लीवर आर्म। और इस लीवर आर्म को मैं स्मॉल h तो नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो इसको मैं लिख देता हूं एज स्मॉल p, ठीक है। तो हमें ये ऑलरेडी पता है दैट द समीशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू 0 करनी है फॉर इक्विलिब्रियम, आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, देखिए इधर से एक्ट कर रहा होगा हमारा FH, जबकि इधर से ये एक्ट कर रहा है, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है 60 किलो न्यूटन का फोर्स, लेकिन कितने डिस्टेंस पर CG से, तो यहां से लेकर यहां तक B तक दिखना है, दैट इज 6 मीटर, है ना। तो चलो यहां पर लिख देते हैं 60 किलो न्यूटन, लीवर आर्म कितना है 60 का 6 मीटर, शुड बी इक्वल्स टू FH इनटू वो लीवर आर्म को क्या लिखा मैंने स्मॉल p। अच्छा FH की वैल्यू कितनी आई थी, तो FH की वैल्यू ये रही हमारे पास h² के टर्म में। तो FH की वैल्यू बाद में लिखता हूं, पहले स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए यहां पर ये डिस्टेंस, ये एंगल आपको पता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 के लिए, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो आप लिख सकते हो दैट साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H माइनस HCP अपॉन परपेंडिकुलर P हाइपोटेन्यूस। सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अच्छा साइन 60 इज √3/2, सो P विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H माइनस HCP। अच्छा HCP की वैल्यू कितनी आई 0.667 H बाय √3, ठीक है। सो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर आपके पास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो 2 into 0.33 दैट विल बी अगेन योर 0.67, सो स्मॉल p विल बी इक्वल्स टू 0.667 स्मॉल h अपॉन √3, ये स्मॉल p की वैल्यू आ गई। अब ये स्मॉल p की वैल्यू उठाकर आप इधर पुट कर दो ये वाली इक्वेशन में। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर, चलो बताओ। एक साइड के लिए मोमेंट कितना था 60 × 6 इज इक्वल्स टू FH की वैल्यू छोड़ता हूँ, बाद में लिखेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग को ये पता लीवर आर्म की वैल्यू कितनी आ गई, तो दैट वाज इक्वल्स टू 0.667 H बाय √3 वाज योर लीवर आर्म फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कितना लिखा हमने 9810 × 2 बाय √3 इंटू H², 9810 into 2 by √3 into H², यही था हमारा, देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। अब देखिए पूरी इक्वेशन में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है, एंड दैट इज योर स्मॉल h। इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, और यहां से आप देखोगे दैट h³ विल कम अप टू बी 82.774, ये आ जाएगा 82.774। तो ये h³ की वैल्यू आ गई, तो यहां से आप इजीली h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे, एंड दिस h विल कम अप एज 4.36 मीटर। h की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाती है 4.36 मीटर। तो इस तरह से आप लोग इजीली ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। कंसेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कई बार बच्चों को कि वो क्वेश्चन में आगे बढ़ते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है स्टेप्स को। अगर आप अपनी पेन ना छोड़ते, अगर आप पूरी कोशिश करते यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट उनके लिए ही होता है जो लोग अटेम्प्ट करने से भी डरते हैं। डर हटाना है,
एक क्वेश्चन तो जरूर मैंने ऐसा करवाया, इवन एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस करवाए जिसमें मेरे को मोमेंट कैलकुलेट करना था फॉर द प्लेन सरफेस। ठीक है, तो वापस से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या था इस क्वेश्चन में करने को। हम लोगों को ये दिया हुआ था कि ये गेट है और उस पर लगा हुआ एक पुली से यहाँ पर वेट लटक रहा है। ऑफ कोर्स ये पुली पे जो थ्रेड है, यहां से थ्रेड के कारण इस डायरेक्शन में एक टेंशन आएगी 60 किलोन्यूटन की। ये टेंशन इस गेट को यहां से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी इसको। लेकिन इस पर्टिकुलर फोर्स का जो रोटेशन इस डायरेक्शन में आना है उसको अवॉइड करने के लिए यहां पर हमें कुछ वाटर का डेप्थ रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ेगा, ये आप जानते हो। तो ये एच कितना रखूं कि भैया ये रोटेशन ना हो, यही पूछा गया था। क्या करें, सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, रो जी एच बार इंटू ए। मैंने एक काम कर लिया, यहां से यहां तक की डेप्थ को एज्यूम कर लिया स्मॉल एच एज्यूम कर लिया, तो स्मॉल एच बाय 2 विल बी और एच बार। ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये डी से लेकर ये पॉइंट हमारा ए है अगर, तो ए डी विल बी और लेंथ ऑफ द गेट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, और उसी पे लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो L इंटू 2 विल बी एरिया। अब L की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल बनाया और L की वैल्यू कैलकुलेट करी। FH की वैल्यू आ गई आपको h स्क्वायर के टर्म्स में। FH तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए था यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन, उसके लिए कैलकुलेट करा HCP की इक्वेशन में भी अगेन यहाँ पर अननोन के तौर पे h दिख रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं और मैंने वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हुए फाइनली HCP की वैल्यूज h के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करी तो फाइनली मेरे को मोमेंट इक्वल्स टू 0 करना था फॉर इक्विलिब्रियम, और मैंने इक्वेट जब करा था यहाँ पर तो अगेन मेरे को एक लीवर आर्म मिला स्मॉल p, और लीवर आर्म क्या है स्मॉल p, तो ये है लीवर आर्म। मैंने इसकी वैल्यू अलग से डायग्राम में दिखाई और इस p को भी कैलकुलेट करा। p को कैलकुलेट करके डायरेक्टली फिर मैंने यहाँ पर जब वैल्यूज पुट कर दी तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया, और फाइनली यहाँ पर h की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली थी। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। अच्छा इसलिए था क्योंकि बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन करने से ही डर जाते हैं। है इजी, जब पूरा सॉल्व हो जाता है तब लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो था इजी, लेकिन अगर आप बिना कोई ऐसा क्वेश्चन करे पहली बार करने जाओगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है। जितनी हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, खास करके अगर आप कन्वेंशनल एग्जाम में जा रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि इस लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। बिल्कुल सही बात है, प्री की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने नोट्स में ये सब लिख के जरूर रख लो, लेकिन जब प्री की तैयारी कर रहे हो, जब तक मेंस क्लियर नहीं होता तब तक कम से कम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप चेक नहीं करोगे। लिख के रख लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम पर इनको रिवाइज नहीं करेंगे, खास करके तब तक जब तक आपका प्री पूरा क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस को करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्या लेवल रहता है उनका, ऑफ कोर्स उसके लिए भी हम लोग एक अलग वीडियो में वहां पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे आगे एमसीक्यूज फॉर द फ्लूइड स्टैटिक्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हैप्पी इंजीनियरिंग।